Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to CRPC. In the last previous class of CRPC, we have already completed the chapter 9 that is relating to maintenance to wives, order for maintenance to wives, children's and aged parents. In today's lecture, we will further discuss chapter 10 that is relating to maintenance of public order and tranquility. This chapter is divided into 4 parts. The first part relating to unlawful assemblies. ये पार्ट को हम डिस्कस करते हैं अनलॉफुल असेंबलीज के बारे में. इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, उसी को आप मार्क कर लेना. डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स. अनलॉफुल असेंबली इकट्ठी हो जाती है. अनलॉफुल असेंबली क्या होती है, उसको कहाँ डिफाइन किया गया, उसको सेक्शन 141 में डिफाइन किया गया. एक बार हम थोड़ा सा अनलॉफुल असेंबली को भी देख लेते हैं क्या कुछ होता है. सॉरी, वो आईपीसी के 141 में है, तो हम एक बार आईपीसी का 141 थोड़ा डिस्कस देख लेते हैं. उसके बाद मैं इसको जो है आपको कंटिन्यू करवाती हूँ. चैप्टर 8 ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के रिलेटेड जो है अनलॉफुल असेंबली का प्रोविजन सेक्शन 141 में इसको डिफाइन किया गया है. अनलॉफुल असेंबली कौन सी असेंबली होती है? एक ऐसा ग्रुप होता है, असेंबली का मतलब ग्रुप होता है 5 और मोर पर्संस का. इट डेजिग्नेटेड अनलॉफुल असेंबली, जहां पर 5 और मोर पर्संस होंगे उसको जो है सबसे पहले रिक्वायरमेंट है 5 और मोर पर्सन होने चाहिए. इस डिजाइन एज अनलॉफुल असेंबली को कॉमन ऑब्जेक्ट, उनका ऑब्जेक्ट है और कोई काम करने का, जब वो ग्रुप हुआ इकट्ठा हुआ तो किस वजह से हुआ है, उनका क्या ऑब्जेक्ट है, और जो ऑब्जेक्ट है वो सभी का कॉमन है, कॉमन पर्पज के लिए इकट्ठे हुए हैं वहां. सबसे पहले टू ओवर बाय क्रिमिनल फोर्स की, क्रिमिनल फोर्स का यूज करेंगे या शो करेंगे क्रिमिनल फोर्स का किसके अगेंस्ट द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जो है वो क्रिमिनल फोर्स का यूज करना चाह रहे हैं कि जब वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं उस सेंस में. सेकंड, टू रजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ एनी लीगल प्रोसेस. मान लो कोई लॉ लगाया गया है, लागू किया गया, उसको लागू करवाना है, उसके लीगल प्रोसेस को रोकने के लिए, रजिस्ट के लिए. टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको मिसचीफ करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, क्रिमिनल ट्रेसपास करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी में घुसते हैं या कोई अदर ऑफेंसेस करते हैं. ये पब्लिक प्रॉपर्टी की बात हो रही है. बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स, शो क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन, या तो किसी व्यक्ति को जब क्रिमिनल फोर्स दिखाते हैं. टू टेक पोजेशन, क्या करें, प्रॉपर्टी ले लेंगे, उससे कोई भी हो सकती है प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी ही ओनली जो है वो हैच की जा सकती है, ली जा सकती है. टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ एंजॉयमेंट, किसी व्यक्ति को कहीं रास्ता एंजॉय करने से रोकते हैं, कहीं जाने से रोकते हैं. और यूज ऑफ द वाटर पार्ट, वाटर और इनकॉर्पोरेट राइट है, उनको एंटरटेनमेंट करने से रोकते हैं या उनको अपने कब्जे में कर लेते हैं. और टू एनफोर्स एनी राइट और सपोज टू राइट, जो कोई भी ऐसा राइट है उसको एनफोर्स करवाना चाहते हैं, जो उसका राइट था उसको रोक रहे हैं. बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल, क्या करेंगे, किसी व्यक्ति को मजबूर करेंगे. टू डू व्हाट ही कैन नॉट लीगली बाइंड, जो लीगली बाइंड नहीं है किसी एक्ट को करने के लिए, उसको करने के लिए मजबूर करेंगे. एक्सप्लेनेशन कहता है एन असेंबली विच वाज नॉट अनलॉफुल वन इन असेंबली. जब मान लो कोई असेंबली, जब उनका ऑब्जेक्ट था, मान लीजिए अभी एक ग्रुप इकट्ठा किया गया, उसमें कोई मीटिंग की गई, उसमें लोगों को इकट्ठा किया गया, लेकिन उस टाइम में उनका ऑब्जेक्ट जो था वो अनलॉफुल नहीं था, लेकिन बाद में उस मीटिंग के दौरान उन्होंने कोशिश की कि ये प्लानिंग की कि हम बाद में जो है आगे बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, बेटा प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करेंगे, सरकार के खिलाफ ये एक्शन करेंगे, वो क्या बन जाएगा, अनलॉफुल बन जाएगा. तो कह रहा है कि जब बाद में कोई असेंबली अनलॉफुल बन जाएगी तो वो क्या माना जाएगा, अनलॉफुल असेंबली ही मानी जाएगी. तो ये है हमारा कंसेप्ट अनलॉफुल असेंबली का. तो उस अनलॉफुल असेंबली को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, प्रिवेंटिव मेजर जो है एसडीएम डीएम के द्वारा क्या लिए जा सकते हैं, कोई ऑफिसर इंचार्ज के द्वारा क्या लिए जा सकते हैं, वो सारा का सारा चैप्टर 10, ये है चैप्टर 8 है आईपीसी का, वो चैप्टर 10 है सीआरपीसी का. उसमें मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति को मेंटेन करने के लिए क्या क्या अथॉरिटीज है, उनके बारे में थोड़ा सा हम आज डिस्कस कर लेते हैं. जैसे इसमें डिस्पर्सल ऑफ असेंबली, जो असेंबली अनलॉफुल तरीके से इकट्ठी हुई थी, उस असेंबली को डिस्पर्स करना, तित्र बित्र करना, उसके लिए किस किस अथॉरिटी के पास पावर है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन. और इन एब्सेंस ऑफ सच ऑफिसर एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, कि सबसे पहला ईएम के पास पावर है, ये मतलब एसडीएम वगैरह जो होते हैं, डीएम वगैरह होते हैं, उनके पास पावर है. और यहाँ पर ईएम वर्ड यूज है तो आपको ईएम ही एग्जाम में मेंशन करना है. सबसे पहले तो ये पावर है डिस्पर्स करने की ईएम के पास, उसके बाद ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का,
उसको पावर है डिस्पर्स करने की। अगर कोई भी ऑफिसर इंचार्ज नहीं होता है तो कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है, जो रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर से नीचा नहीं होना चाहिए, में कमांड एनी अनलॉफुल असेंबली, वो कमांड दे सकता है अनलॉफुल असेंबली को, और एनी असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन, या 5 से ज्यादा व्यक्तियों की कोई असेंबली है, टू कॉज ए डिस्टर्बेंस, किसके लिए, कि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, पब्लिक पीस है, उसके लिए डिस्पर्स करेंगे। एंड इट शैल देयर अपॉन बी ड्यूटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ सच असेंबली। अब शैल वर्ड यूज हुआ है, शैल का मतलब है कि ये ड्यूटी है उस असेंबली की कि वो जो है डिस्पर्स करेंगे, उनको जो भी इकट्ठे हुए हैं व्यक्ति उनको तितर बितर करेंगे। तो ये डिस्पर्शन की बात करता है अनलॉफुल असेंबली की। तो फर्स्ट क्लोज तो ये कहता है कि कोई ईएम है या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है या कोई भी पुलिस ऑफिसर है नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर है, तो क्या कर सकता है, कमांड कर सकता है अनलॉफुल असेंबली को, या 5 से ज्यादा व्यक्ति हैं डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं पब्लिक पीस के लिए। तो अब एक तरीके से ये ड्यूटी बन जाएगी उन व्यक्तियों की जो अनलॉफुल असेंबली के मेंबर है कि उन्हें जो है पुलिस के या ईएम के इन ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। अब बात आती है सेकंड क्लॉज जो कहता है कि अगर वो ऑर्डर फॉलो ना करे तो फिर क्या हो जाएगा। इफ अपन बीइंग सो कमांडेड एनी सच असेंबली डज नॉट डिस्पर्स, अगर वो असेंबली जो है तितर बितर नहीं होती है, और इफ विदाउट बीइंग सो कमांडेड, और या ऐसी कमांड देने के बाद भी, इट कंडक्ट्स इटसेल्फ इन सच ए मैनर, ये क्या करता है अपने आप में इन सच ए मैनर, इस तरीके से, टू शो तो डिटर्मिनेशन नॉट टू डिस्पर्स, डिस्पर्स नहीं होते, एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर रेफर्ड इन सब सेक्शन 1 में प्रोसीड टू डिस्पर्स असेंबली बाय फोर्स, फिर क्या कर सकते हैं, फोर्स का यूज कर सकते हैं, एंड मे रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ एनी मेल पर्सन, और वो क्या कर सकते हैं, किसी भी मेल पर्सन का असिस्टेंट ले सकते हैं, नॉट बीइंग एन ऑफिसर और मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेज, वो जो है आर्म फोर्सेज का मेंबर नहीं होना चाहिए, फॉर द पर्पज ऑफ डिस्पर्स ऑफ सच असेंबली के लिए। कहने का मतलब जब ईएम के पास अथॉरिटी है कि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को बुला सकता है, वो आर्म फोर्सेज का मेंबर नहीं होना चाहिए, उसके साथ ही वो उनको डिस्पर्स करने के लिए बुला सकता है, नेसेसरी, और अगर जरूरत पड़ी तो अरेस्ट कर सकता है उनको और कन्फाइन कर सकता है और किसी भी एक हिस्से में, इन ऑर्डर टू डिस्पर्स सच असेंबली, और दे में बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू लॉ, इस प्रकार से उन्हें पनिश भी किया जा सकता है। फिर 30 का क्लोज कहता है, 130 कहता है सेक्शन यूज ऑफ आर्म फोर्सेज, 129 में तो आर्म फोर्सेज का यूज नहीं करना, लेकिन 130 कहता है कि अगर मान लो अनलॉफुल असेंबली ऐसे डिस्पर्स नहीं हो रही है तो फिर क्या करेंगे, आर्म फोर्सेज को बुलाना पड़ेगा। इफ एनी सच असेंबली कैन नॉट बी अदरवाइज डिस्पर्स, नहीं हो रही है, एंड इफ इट इज नेसेसरी फॉर द पब्लिक सिक्योरिटी, के लिए नेसेसरी है, दैट इट शुड बी डिस्पर्स, इसे अलग अलग कर दिया जाए। द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ द हाईएस्ट रैंक, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा सबसे ऊंची रैंक का, डीएम वगैरह जो हो गए, हु इज प्रेजेंट में कॉज इज टू बी डिस्पर्स बाय द आर्म फोर्सेज, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ये पावर दे दी हाईएस्ट रैंक वाले की मजिस्ट्रेट के पास कि वो आर्म फोर्सेज को बुला सकता है डिस्पर्स करने के लिए। दिस इज द अथॉरिटी टू हाई रैंक। सच मजिस्ट्रेट में रिक्वायर एनी ऑफिसर इन कमांड ऑफ एनी ग्रुप, क्या कर सकता है सच ऑफिसर, किसी भी व्यक्ति को कह सकता है, कमांड दे सकता है, ऑफ एनी ग्रुप ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू आर्म फोर्सेज, के किसी भी व्यक्ति को डिस्पर्स करे विद द हेल्प ऑफ आर्म फोर्सेज एंड हिज कमांड, एंड टू अरेस्ट एंड कन्फाइन, और क्या कर सकता है, अरेस्ट और कन्फाइन कर सकता है सच पर्सन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इट द मजिस्ट्रेट, बट इट मे बी नेसेसरी टू अरेस्ट एंड कन्फाइन इन ऑर्डर टू डिस्पर्स, वही चीज है कि अरेस्ट और कन्फाइन के ऑर्डर भी दे सकता है। नेक्स्ट, एवरी सच ऑर्डर ऑफ द आर्म फोर्सेज शैल ओबे सच रिक्वेशन सच मैनर थिंक फिट, जो भी ऑर्डर दिए जा रहे हैं आर्म फोर्सेज को शैल ओबे, वो ओबे करेगा जो भी इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, बट इन सो डूइंग ही शैल यूज एज लिटिल फोर्स, हल्की सी फोर्स का यूज कर सकता है, एंड डू एज लिटिल इंजरी टू द पर्सन, और जो हल्की ही चोट पहुंचा सकता है, ऐसा नहीं कि गोलियां चलाने लग जाएगा। पावर ऑफ सर्टन आर्म फोर्सेज, आर्म फोर्स ऑफिसर्स टू डिस्पर्स, सर्टन जो आर्म फोर्स ऑफिसर्स होंगे उनकी कुछ पावर्स है, वो क्या है। When the public security is manifested, जहां पर पब्लिक सिक्योरिटी जो है इन मैनिफेस्टेड एंडेंजर्ड, खतरे में है, बाय एनी सच असेंबली, उस असेंबली के द्वारा, नो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में भी कम्युनिकेटेड, किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से बात नहीं हो पाई है। एनी कमीशन और गैजेट ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्सेज, क्या कर सकता है, गैजेट ऑफिसर होना चाहिए आर्म फोर्सेज का, डिस्पर्स कर सकता है विद द हेल्प ऑफ आर्म फोर्सेज अंडर इस कमांड के तहत, और अरेस्ट और कन्फाइन भी करवा सकता है इन ऑर्डर टू डिस्पर्स सच असेंबली, और दैट दे बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू लॉ, के द्वारा उन्हें पनिशमेंट मिल सकती है। बट इफ
while is enacting under this section become practical for him, communicate करेगा। अगर मान लो एक्शन ले रहा है तो उसकी इम्पोर्टेंस बन जाती है कि वो जो है उसका एक ऑर्डर बन जाता है, रिक्वायरमेंट बन जाती है कि वो कम्युनिकेट करे ईएम से। ही शैल डू सो एंड शैल देयर फॉरवर्ड ओबे द इंस्ट्रक्शंस, और उसके बाद क्या करे, ओबे करे इंस्ट्रक्शंस को, एज टू वेदर ही शैल और शैल नॉट कर, क्या वो ऐसा एक्शन ले या ना ले। अगर ईएम नहीं है तब तो वो ये जो अपनी पावर यूज कर सकता है, बट अगर ईएम है तो उसको कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट्स डन अंडर प्रीसीडिंग सेक्शन, अगर मान लो 129, 130 और 131 में कोई पुलिस अथॉरिटी है, कोई ईएम है, कोई आर्म फोर्सेज है, उन्होंने मान लो किसी प्रकार का कोई एक्शन ले लिया तो उसके रिगार्डिंग उनको प्रोटेक्शन है कि उनको किसी प्रकार का प्रोसिक्यूशन जो है उनके ऊपर केस नहीं चलाया जाएगा। नो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनी एक्ट, उनके ऊपर जो केस नहीं चलेगा 129, 130 और 131 के लिए। फिर कह रहा है कि विद द सैंक्शन, और अगर चलेगा तो एक्सेप्ट, क्या है इसके बिना नहीं चलेगा, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिएगी अगर वो आर्म फोर्सेज से रिलेटेड है, विद द सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और अदर केसेस में अगर पुलिस अथॉरिटी थी या ईएम था तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। फिर कह रहा है नो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर एक्टिंग अंडर एनी ऑफ द सेट सेक्शंस इन गुड फेथ, अगर गुड फेथ पे कोई एक्ट किया है तो उनको जो है कोई भी उनके ऊपर इश्यू नहीं आने वाला। नो पर्सन डूइंग एनी एक्ट इन गुड फेथ इन कंप्लायंस विद रिक्वेजिशन ऑफ 129 और 130, अगर मान लो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है गुड फेथ में नहीं किया है और मान लो 129 और 130 के तहत भी नहीं किया है, और उसके बाद कहता है नो ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्सेज अंडर एक्टिंग अंडर, कोई भी ऐसे आर्म फोर्सेज ने 131 में गुड फेथ में नहीं किया, नो मेंबर और नो मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेज डूइंग इन ओबीडियंस ऑफ बाउंड टू ओबे, और आर्म फोर्सेज के वो जो व्यक्ति थे, जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने एक्ट ऑफ ओबीडियंस एनी ऑर्डर जिसके लिए बाउंड था वो नहीं किया, तो ये माना जाएगा कि उन्होंने एक ऑफेंस कमिट कर दिया। मान लीजिए जो भी एक्ट किया था ईएम ने लापरवाही कर दी, गुड फेथ में नहीं किया, एक व्यक्ति को बचाने के लिए 10 व्यक्तियों को मार दिया तो ये गलत था। कोई व्यक्ति जो है 129 में जो डिस्पर्स करना, 30 में आर्म फोर्सेज डिस्पर्स करना था, लेकिन वो भी गुड फेथ में नहीं हुआ। कोई भी आर्म फोर्सेज का ऑफिसर है, उसने 131 में गुड फेथ में काम नहीं किया, या कोई भी आर्म फोर्सेज है और उनको कुछ ऑर्डर कुछ मिला था और उन्होंने ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, तो ये माना जाएगा कि उन्होंने एक ऑफेंस कर दिया है। थर्ड क्लॉज जो डेफिनेशन बताता है कि द एक्सप्रेशन आर्म फोर्सेज का मतलब है मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स तीनों हो सकती हैं। ऑफिसर इन रिलेशन टू आर्म फोर्सेज के ऑफिसर के रिलेटिंग कोई भी एक कमीशन गैजेट और इन पे एज एन ऑफिसर ऑफ आर्म फोर्सेज, जूनियर कमीशन वारंट ऑफिसर, पैटी ऑफिसर और नॉन कमीशनड एंड नॉन गैजेटेड ऑफिसर, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा। मेंबर इन रिलेशन टू आर्म फोर्सेज के मेंबर से मतलब है मीन्स ए पर्सन इन द आर्म फोर्सेज अदर देन एन ऑफिसर, जो दूसरा ऑफिसर है आर्म फोर्सेज का व्यक्ति नहीं है, आर्म फोर्सेज का व्यक्ति है पर अदर देन एन ऑफिसर, दूसरे व्यक्ति की, दूसरे ऑफिसर की जगह। तो ये तो था हमारा आज का छोटा सा कंसेप्ट, दैट इज रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी unlawful assemblies. In the next class we will further discuss about public nuisance, that is also an important part. तो वो भी जो है पब्लिक न्यूसेंस के बारे में भी हम जो है नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास के बाद फिर अर्जेंट केसेस आ जाएगा न्यूसेंस के, और उसको मैं कंबाइन ही स्टडी करवा दूंगी। न्यूसेंस की बात आ रही है और अप्रिहेंड डेंजर्स की बात आ रही है, तो उनको जो है हम छोटे छोटे 3-4 टुकड़ों में इसको कवर करेंगे। आई होप आपने आज का लेक्चर अच्छे से समझा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे फर्दर जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। कोरोना के इस पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।